नमस्कार, स्वागत आप सभी का आज के खास कार्यक्रम खास मुलाकात में। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है श्रीमान राजेंद्र शर्मा रोसावा जी, उदयपुर से। आप वर्तमान में रॉकवेल इंजीनियरिंग कंपनी और आरकेके माइनिंग सॉल्यूशंस का संचालन कर रहे हैं। नमस्कार, स्वागत आपका हमारे स्टूडियो में। नमस्कार। सर, हम आपके शुरुआती जीवन के बारे में जानना चाहेंगे। मैं राजेंद्र शर्मा रोसावा, मेरे पिताजी लालचंद जी शर्मा 1953 में सीकर से उदयपुर आए थे काम की तलाश में, और 6 साल तक यहाँ नौकरी करी उन्होंने। उसके बाद 1959 में अपना खुद का एक छोटा सा वर्कशॉप चालू किया, और धीरे धीरे उसी इंजीनियरिंग के काम में वो माहिर थे और उन्होंने उस काम को आगे बढ़ाया। 74 से फिर मैं जुड़ा उनके साथ काम के अंदर, मेरी पढ़ाई छोड़ के, जो कि मैंने हायर सेकेंडरी किया था सेंट पॉल स्कूल से इंग्लिश मीडियम में, और उसके बाद 74 से मैं उन्हीं के साथ काम से जुड़ गया, और तब से लेके हमने आगे कारखाने आगे बढ़ाया, आगे आगे बढ़ते गए इसी लाइन के अंदर। और सर, व्यवसाय की शुरुआत कैसे हुई उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। वैसा तो मेरे फादर ने स्टार्ट किया था 1959 से जी। तो वो छोटे रूप में था बहुत जी। उसके बाद हमने 81 के अंदर 1981 के अंदर जी। और यहीं पे उदयपुर में अपनी खुद की जमीन लेके अलग से कारखाना चालू किया जी। राजस्थान हेवी इंजीनियरिंग वर्क्स के नाम से जी। और उसमें हमने मेनली तो ये डायफ्राम पंप्स होते हैं वो बनाना शुरुआत किया। अच्छा। जो कि 1981 में हमने भारतीय सेना के लिए वो डेवलप करके दिया था उनको हमने, जो कि पोखरण के अंदर जो शाफ्ट सिंकिंग का काम चल रहा था। अच्छा। वो काम तो काफी टाइम चल रहा था, बट 81 में आते आते वो बहुत पानी आने की वजह से वो काम रुक गया आर्मी का। तो वो फिर हमारे कॉन्टेक्ट में आया तो हमने उनको सजेशन दिया, भाई हम ये पंप दे सकते हैं आपको, इससे आपका सोल्यूशन निकल जाए। तो डेफिनेटली 81 में वो पंप हमने दिए उनको और उससे उनका काम गति पकड़ पाया। 81 से लेकर 84 तक हमने काफी तादाद में पंप्स उनको सप्लाई किए और 84 में वो विस्फोट होना था पोखरण वाला, लेकिन जो कि इंदिरा गांधी का डेथ हो गया, मर्डर हो गया, तो वो काम रुक गया वहीं पे। उसके बाद फिर 98 में जाके वाजपेयी साहब ने उसको विस्फोट किया। तब तक हम उस प्रोजेक्ट से जुड़े हुए थे उनसे, तो लास्ट मोमेंट पे भी वापस पंप लेके आए, इसको एक बार मेंटेनेंस कर दो, तो हम वापस फाइनल करना है हमको। हालांकि ये हमें कभी नहीं बताया वो क्या करने जा रहे हैं, डेफिनेटली सीक्रेट प्रोजेक्ट था। हमें तो खाली ये बताया कि पानी से हम पंपिंग करके पानी आगे भेजेंगे पंप से आर्मी बॉर्डर पे। तो ठीक है, हमने मान लिया वैसा ही होगा, नहीं विस्फोट हुआ तो पता पड़ा ये तो ये वाला प्रोजेक्ट था। तो डेफिनेटली सीक्रेट तो रहना चाहिए हर चीज में, और देश का मामला है। और मेरे पास जब आर्मी के ऑफिसर आए थे मेरे, उन्होंने एक ही बात में बोला था कि आपको देश सेवा के लिए जुड़ना है, बिजनेस के साथ साथ मत जुड़िए हमारे से। तो देश सेवा मतलब ये प्रोजेक्ट के लिए आपको जुड़ना है, तो डेफिनेटली उसी में जुड़े हम। और 4 साल तक हम इतने इन्वॉल्व थे उसके अंदर कि हम बाजार का दूसरा काम भी छोड़ना पड़ा हमको एक बार, तो क्योंकि उन्हीं को टाइम पे देना था, बहुत जरूरी था। प्रोजेक्ट था, प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट था वो 83 लास्ट में आता है, तो मुझे भी उन्होंने इनवाइट किया था, साइट पे ले गया मेरे को पोखरण में, लेकिन एग्जैक्ट साइट पे नहीं ले गए, थोड़ा पहले ही रोक के बोले आप हमारे सब साथियों को इनको रिपेयरिंग करना सिखाओ, पंप्स के पंप तो बहुत खरीद लिया हमने, हमको रिपेयरिंग भी सिखाओ। तो मैं 4 दिन तक दिसंबर महीने में ठंड के अंदर रेगिस्तान में रुका हुआ पोखरण में। हालांकि उन्होंने पूरी व्यवस्था करी, पूरा टेंट लगाया, जनरेटर लगाया छोटा, वहाँ पे खाने की पूरा टिफिन व्यवस्था दोनों टाइम किया। कर्नल साहब जो थे, लेफ्टिनेंट कर्नल केसी दिगड़ा साहब थे इंचार्ज उस टाइम, वो वहीं पर रहे मेरे साथ, मतलब साइट पे ही। और 4 दिन तक हम वहीं उनको ट्रेनिंग दिए और सब कंप्लीट करके फिर मेरे को छोड़ा उन्होंने, तो बोला बंदे को रिलीज कर दो। तो उनकी लैंग्वेज तो इसी तरह से होती है आर्मी की। तो 84 के बाद फिर हम भी भूल गए थे, मैंने चलो होगा प्रोजेक्ट जब होगा, 98 में जाके ब्लास्ट हुआ। तो उस प्रोजेक्ट से हमारी बेस बनी हमारी कंपनी की, हम एक बड़े रूप में गवर्नमेंट प्रोजेक्ट से जुड़े जी। और चूंकि पेमेंट की कोई प्रॉब्लम थी नहीं, टाइमली हमें हमेशा पेमेंट मिला, जबकि
आम धारणा ये होती है गवर्नमेंट से पेमेंट टाइम पर नहीं मिलता है नॉर्मल दूसरे प्रोजेक्ट्स के ऊपर, बट ये आर्मी प्रोजेक्ट था तो हमें कभी प्रॉब्लम नहीं आई पेमेंट्स के बारे में। उसके बाद फिर हम उसी टाइम हिंदुस्तान जिंक से भी जुड़े हुए थे, यही पंप फिर हिंदुस्तान जिंक को ऑफर किया बाद में 84 के बाद में, 84 तक हम नहीं दे पाए, 84 के बाद हिंदुस्तान जिंक से जुड़े। उनके फिर नए नए इक्विपमेंट जो आते थे इम्पोर्ट किए गए, जो वो माइनिंग के लिए इम्पोर्ट करते थे इक्विपमेंट, उनके स्पेयर पार्ट डेवलप करने के लिए फिर हमने 88 में हमने हमारी एक कंपनी खोली रॉयल न्यूमेटिक प्रोडक्ट्स के नाम पे, जो अभी भी चल रही है। तो उसमें भी मैं एज ए पार्टनर हूँ अभी भी। और उस कंपनी में हमने HMD कंपनीज की मशीनें खरीद के लाए नई। अच्छा। पहली बार हमारी जिंदगी में हमने कभी HMD मशीन नहीं खरीदी, ना देखी कभी, लेकिन मन में एक भावना थी कि अच्छी क्वालिटी की मशीन लाएंगे तो प्रोडक्ट हम अच्छा बना पाएंगे। तो 88 में मुहूर्त किया फैक्ट्री का हमने, और इनिशियली करीब 10 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट हमने किया था बिल्डिंग और मशीनरीज में। और उसके बाद इन्हीं के प्रोडक्ट को एक्सपांड करते हुए हिंदुस्तान जिंक के साथ जुड़े, हिंदुस्तान कॉपर खेतड़ी माइंस उनसे जुड़े हम, यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया उनसे जुड़े, मतलब जितनी भी माइनिंग कंपनी है इंडिया की वो सब हमारे कस्टमर रहे और आज भी है वो। आज भी हम उनको हमारे जो स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स है वो दे रहे हैं उनको रेगुलरली। तो वो एक बिजनेस एक स्टार्ट हुआ हमारा। और क्योंकि इंजीनियरिंग एक अपने जागीर बंधुओं का कह सकते हैं कि डीएनए में है कि हम बाई बर्थ इंजीनियर हैं। ये तो पक्की बात है, विष्णु भगवान की बहुत बड़ी कृपा है अपने समाज पे कि हम को कहीं सीखने जाने की जरूरत नहीं है। मैंने भी कोई इंजीनियरिंग नहीं करी, ये इस सच में हम 6 भाई हैं, किसी ने इंजीनियरिंग कोई डिग्री हासिल नहीं करी है, बट भाई बर्थ इंजीनियर है, काम करते हैं। इसमें खाली एक ब्रदर जानकी लाल है, उसने BSc करी थी, और एक घनश्याम ने उसने BCA करी लास्ट में पढ़ी, बट उससे भी कोई इंजीनियरिंग का बहुत बड़ा कंसर्न नहीं था। बट सारे बड़े इंडस्ट्री हम सब इसी में जुड़े हुए हैं और आज भी कर रहे हैं काम। ठीक है, फैक्ट्रीज अलग अलग है और प्रोडक्ट भी अलग अलग है, तो चला रहे हैं सब मिलके अपना अपना काम कर रहे हैं। और लेटर ऑन फिर हम लोग मार्बल की माइंस को के मशीनरी उसमें घुस गए। आज उनका मशीनरी हम बना के यहाँ इंडिया में भी दे रहे हैं और एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, काफी कंट्रीज में एक्सपोर्ट जा रहा है मटेरियल हमारा। और जो मेरे अंडर में माइनिंग इक्विपमेंट का जो काम है अंडरग्राउंड माइनिंग का, वो इक्विपमेंट भी हम काफी सारे एक्सपोर्ट कर रहे हैं अपने उदयपुर से, और इंडिया की जो माइंस है मेटल माइंस उनको दे रहे हैं रेगुलरली। तो चूंकि क्वालिटी कंसिस्टेंट देंगे हम तभी देखो ग्राहक आएगा, अदरवाइज एक बार 2 बार लेकर छोड़ देगा हमको। आपको हर बार नए कस्टमर ढूंढने पड़ते हैं, ऐसा हमने नहीं किया कभी भी। हमने ईमानदारी रखी, मेरे पिताजी की जो हमको गुरु मंत्र दिया है, हमारा तो गुरु वही है देखो जी, सही बात कि भाई काम करना है, ईमानदारी से करना है और टाइम पे देना है जी, और अपना प्रॉफिट जो अपने को लेना है वो लेना है, इसमें कोई दो राय नहीं थी। और चूंकि ईमानदारी जैसा क्या बोलते हैं इसको गुरु मंत्र है किसी बिजनेस के लिए, कि आप नहीं रखोगे तो देखो बहुत जल्दी आउट हो जाओगे। तो आज भी हमारे फादर का जमाया हुआ 59 से हम कंटिन्यू कर रहे हैं, आज कितने साल हो गए देख लो, 70 साल होने आए। तो उस चीज को हम कंटिन्यू कर पाए हैं इसी वजह से कि मेरे बच्चे और मेरे भाई हम सब इसी लाइन में इसी थीम में काम कर रहे हैं कि हमें ईमानदारी से काम करना है। बिल्कुल। और चूंकि इंजीनियरिंग काम ऐसा है कि इसमें बेईमानी आप चाहकर भी करोगे तो नहीं हो जाएगी, नहीं तो आपका प्रोडक्ट खराब हो जाएगा, सही बात, आपको घटिया क्वालिटी देनी पड़ेगी और आगे का बिजनेस फिर बिजनेस खत्म करना पड़ेगा आपको, एक तरह से आउट हो जाएगा मार्केट से आप, ये होता है। अभी भी हम इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज को उनके प्रोडक्ट हम बना रहे हैं, दे रहे हैं, तो उसी वजह दे पा रहे हैं कि हम कंसिस्टेंटली हमारी क्वालिटी पर ध्यान दे रहे हैं और उसके हिसाब से हम एक्सपेंशन करते हैं कि हमारी फैक्ट्रीज में आज की तारीख में हमारे पास पूरा मेरे ग्रुप में मिला के करीब 50 से ऊपर CNC मशीन है हमारे पास जो हमने खुद खरीदी है और आज हम चला रहे हैं, हमारे वर्कर्स हम उस पर काम कर रहे हैं और हम एक क्वालिटी प्रोडक्ट बना के पूरे इंडिया में और वर्ल्ड में दे रहे हैं जहाँ जहाँ हमारी सप्लाईज हैं। प्रोडक्ट तो मेनली हमारा जो है सर, हम ड्रिलिंग मशीन बनाते हैं जो जिसको कह सकते हैं हम रॉक ड्रिलिंग मशीन होती है वो, और उसमें 3-4 वैरायटी अलग अलग मशीन है हमारे पास, और ये सब न्यूमेटिक से मतलब हवा से चलने वाली मशीन है। अच्छा। एयर प्रेशर से चलती है। बाकी जो अब जो आ रही है वो सारी हाइड्रोलिक बेस्ड आ रही है, इलेक्ट्रो हाइड्रोलिक, वो अलग रेंज है पूरी। और हमारी जो रेंज अभी भी हम चला रहे हैं
पर्टिकुलरली मेरी फैक्ट्री जो बन रहे हैं वो सब न्यूमेटिक बेस्ड मशीनरीज है। उसमें हम अंडरग्राउंड माइंस के लिए जो ड्रिलिंग मशीन्स हैं उनको प्रोडक्शन मशीन्स हैं वो दे रहे हैं, जिसका मेनली हम जो बोल सकते हैं लॉन्ग होल ड्रिल मशीन है उसका नाम। लंबे मतलब 30 मीटर तक डेप्थ तक होल हम कर सकते हैं उससे हार्ड रॉक के अंदर, जो मेटल माइंस जितनी भी हिंदुस्तान लेके वगैरह इन सब में दे रहे हैं। और इसके अलावा फिर जितने भी इंपोर्ट मशीन्स आ रही है अभी भी उनके भी स्पेयर पार्ट हम डेवलप करके कस्टमर्स को दे रहे हैं, जो जो अपने हमारे एरिया में चला रहे हैं लोग, और वो सब इम्पोर्टेड मशीन्स हैं तो उनके पार्ट भी हम डेवलप करें, क्योंकि हमारे पास पूरा एक डेवलपमेंट सोर्स है मशीनरीज का और स्किल्ड वर्कर्स हैं मेरे पास और हम खुद इसके जानकार हैं इस काम के, तो कर पा रहे हैं उस काम को इजीली कर पा रहे हैं। अगर तो क्या आपको पढ़े लिखे इंजीनियर रखने पड़ते हैं, जो कि मेरी फैक्ट्री में एक भी क्वालिफाइड बीटेक आदमी न तो अपने रखा है, न रखने की इच्छा है हमारी, क्योंकि आए हैं इंटरव्यू के लिए कई बार लड़के आते हैं बीटेक वाले, उनको जैसे बताते हैं कि ये काम करना पड़ेगा मशीन में, तुमको पहले हमको करके दिखाओ आप क्या पढ़ के आए हो, तो हार्डली एक दिन में नहीं टिक पाते हो प्रैक्टिकल और शाम तक, क्योंकि उनको नॉलेज ही नहीं प्रैक्टिकल की, और वो चाहते भी नहीं है, क्योंकि वो सब चाहते हैं हम व्हाइट कॉलर रहना चाहते हैं। तो इंजीनियरिंग में व्हाइट कॉलर काम तो देखो बहुत मुश्किल है, वो बड़ी कंपनी में हो सकता है आप ऑफिस में बैठकर प्लानिंग करो डिजाइन करो, वो एक अलग चीज है, बट फील्ड में प्रैक्टिकल तो काम करना ही पड़ेगा किसी को। तो वो या तो मैनेजर रखेंगे फॉरमैन रखेंगे तो उनकी बड़ी कंपनी को अफोर्ड कर सकते हैं। हम एमएसएमई में आते हैं तो हम इतना अफोर्ड नहीं कर सकते कि हम 1-1 लाख के इंजीनियर रख ले, तो फिर हम प्रोडक्ट के अंदर क्या करें, वो या तो वो कॉस्ट हमको प्रोडक्ट को लोड करनी पड़ेगी, तो आपका प्रोडक्ट महंगा हो जाएगा। तो हम तो सस्ता करने के लिए तो आया है कि कंपटीशन में जो एमएनसी कंपनीज हैं उनके प्रोडक्ट को हम सस्ता देने की कोशिश कर रहे हैं, दे रहे हैं अब तक। तो इतने में तो अपन प्रैक्टिकल इंजीनियर तैयार कर सकते हैं। सर आपके व्यवसाय की उपलब्धियों के बारे में बताएं। बिजनेस में इतने साल से हम इस लाइन के अंदर है इंजीनियरिंग की, माइनिंग इक्विपमेंट्स में, और चूंकि हमने बहुत सारी कंपनीज को बहुत सारे इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट बना के दिए, इवन कंप्लीट मशीन्स भी हमने इंपोर्ट जो आती थी उनको रिप्लेस करके दिया, तो कुल मिला के हिंदुस्तान जिंक और यूरेनियम कॉर्पोरेशन है और प्लस मैंगनीज ऑयल इंडिया लिमिटेड, इनकी तरफ से हमें एक्सीलेंसी अवार्ड मिला हुआ है। और इवन आर्मी को जो हमने पंप सप्लाई किए थे, हालांकि वो किसी को देते नहीं है सर्टिफिकेट को जैसा, बट रिक्वेस्ट करने पर कर्नल साहब ने हमारी कंपनी को एक सर्टिफिकेट बना के दिया था, वो आज भी मैंने संभाल के रखा हुआ मेरे ऑफिस में। हालांकि उसको हम कहीं पोर्ट नहीं करते हैं उसको भी फोटो कॉपी करके अटैच करते हैं नॉर्मली, तो हम वो कहीं भी नहीं देते हैं, तो उन्होंने जो वर्ड दिए हैं उसको कायम है उस चीज पे आज भी। तो उसके अलावा भी जो ट्रेड फेयर लगते हैं उसमें भी कई बार अवार्ड मिले हुए हमें, लोकल लेवल पे भी है। नागपुर में भी हमने एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट किए थे, माइनिंग की थी वहाँ पे 90s के आसपास में, वहाँ से भी अवार्ड मिले हुए हमको। तो कई जगह कई कंपनीज के अंदर जो मशीनरीज वो लोग इंपोर्ट कर रहे थे, इन सेंस के डीम्ड एक्सपोर्ट कर रहे अपने इस बात को माने, तो हमने एक तरह से इंपोर्ट रोका है उनका, और उनको फॉरेन करेंसी की बचत हुई, गवर्नमेंट को भी और कंपनीज को भी हुई है। अदरवाइज तो इंपोर्ट करते रहते वो, और आपका फॉरेन एक्सचेंज उसमें लगता ही लगता। तो एक फॉरेन एक्सचेंज का बचा हुआ है कंट्री का, काफी बड़े लेवल का हुआ है, इतना छोटा नहीं है, क्योंकि जो मशीनरी हम कंसिस्टेंटली 81 में ऑनवर्ड बना रहे हैं, आज भी वो बन रही है, आज भी जा रही है। और एज सच कुछ प्रोडक्ट हमारे ऐसे हैं जो कोई भी इंडिया में अभी तक कॉपी नहीं कर रहे हैं और वो चला रहे हैं, और हम हमारे फैक्ट्री में ही बनाते हैं और वो एक्सपोर्ट भी हो रहे हैं, लोकल इंडिया में हम दे रहे हैं। तो ऐसे कह सकते हैं मोनोपोली प्रोडक्ट है हमारा वो, बहुत बढ़िया। तो वो खासतौर से रिंग ड्रिलिंग मशीन है हमारी, सिम्बा मशीन जिसको हम बोलते हैं, वो अंडरग्राउंड के अंदर रिंग ड्रिलिंग मतलब 360 डिग्री के अंदर होल करके और उसको ब्लास्ट करके प्रोडक्शन लेते हैं माइनिंग वाले, एक सिस्टम है उनका। और अदरवाइज नहीं तो क्या होता है कि दूसरे माइंस वाले उसके अंदर रूफ छत के अंदर होल करके और उसके स्टील केबल डाल के और रूफ को सपोर्ट देने का काम करते हैं वो, या उसको बोलकर रॉक बोल्ट लगा के रूफ को, नहीं तो क्या होता है कमजोर होने से रूफ नीचे गिर जाती है, मतलब कई बार होता है ना कि माइंस बह गई, कोलैप्स हो गई, तो उसको बचाने के लिए रूफ सपोर्ट देना बहुत जरूरी है। वो कुल मिलाकर डीजीएमएस जो गवर्नमेंट कंपनी है, डायरेक्टर जनरल ऑफ माइंस सेफ्टी, उन्होंने कंपल्सरी कर रखा है सारी माइंस के लिए इंडिया में कि आपको ये मेथड अपनाना ही पड़ेगा
अंडरग्राउंड माइंस में एटलीस्ट जहाँ जहाँ आप आगे जा रहे हो तो पीछे पीछे आपको रूट बोल्ट करना आना पड़ेगा, तो ऐसे कंपल्सरी सबको करना ही पड़ता है। तो वो मशीनरी हम बना के दे रहे हैं उनको काफी सालों से सभी माइंस वालों को, और वो उसको यूज कर रहे हैं एज ए सेफ्टी इक्विपमेंट। मतलब मैग्नीज इंडिया में तो ऐसा है जो इस पूरी मशीन को नाम ही केबल वेल्डिंग मशीन दिया हुआ है, और वो केबल वेल्डिंग एज ए रूफ सेफ्टी के लिए कर रहे हैं, और कंसिस्टेंटली बरसों से चला रहे हैं सिस्टम को। और दूसरी माइंस में इसको प्रोडक्शन मशीन में यूज करते हैं वो। इसी तरह से मेरे और भी प्रोडक्ट हैं, ड्रिलिंग मशीन है, या हमारे जो केडीपी पंप वो आज भी हम बना रहे हैं, आज भी माइनिंग में जा रहे हैं, क्योंकि एक सबसे बेसिक नीड होती है पानी डीवाटरिंग करना। नहीं तो पानी ज्यादा भर जाएगा तो आप माइनिंग कर नहीं सकते, वहां आदमी खड़ा नहीं रह सकता, तो पंपिंग करना बहुत जरूरी है। और जहाँ आदमी खड़ा होकर काम कर रहा है वहां इलेक्ट्रिक पंप और डीजल पंप यूज नहीं कर सकते, तो आज भी न्यूमेटिक पंप की ऑथेंटिसिटी है कि वो जरूरत है, नेसेसिटी है, चला रहे हैं। ताकि लोगों ने कई बार हमें बोला जाए न्यूमेटिक पंप तो बहुत महंगे पड़ते हैं, हम इसका ऑफलाइन करने बंद कर देंगे, हम तो इलेक्ट्रिक पंप लिया है, लेकिन फिर भी आज वही कंपनी न्यूमेटिक पंप से खरीद रहे चला रही है, क्योंकि जरूरत है, पर्टिकुलर जगह पे उनको जरूरत है। सही बात है। और इसके अलावा हम वेंटिलेशन फैन बनाते हैं न्यूमेटिक के अंडरग्राउंड माइन के लिए, वो भी हमारे चल रहा है, पॉपुलर प्रोडक्ट, काफी आइटम है। और इसके एक हम बनाते हैं सीमेंट इंजेक्शन पंप बनाते हैं, जो केवल अंदर डाल के और उसके अंदर इंजेक्ट करना पड़ता है सीमेंट का लिक्विड, अच्छा, उसको सॉलिड करने के लिए, अदरवाइज तो आप सीमेंट ऐसा डालो तो नीचे गिर जाएगा। इस पंप से क्या प्रेशर से अंदर सीमेंट इंजेक्ट करके उसको ब्लॉक कर देते हैं, तो वो अंदर सीमेंट वहीं रह जाता है, और 2-3 घंटे वो फास्ट सेटिंग से वो सेट हो जाता है। ऐसे करते करते वो केबल बोल्टिंग रूफ सपोर्ट के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज की तारीख में पूरे इंडिया में सारी माइंसों में ये सिस्टम अडेप्ट किया हुआ है, एटलीस्ट जहाँ रूफ रॉक मतलब कमजोर है, मतलब वीक स्ट्रक्चर जो रहता है उसमें बहुत जरूरी है। ऐसा बहुत बढ़िया सर। व्यवसाय के साथ साथ समाज में आपका रुझान कैसे हुआ, आपके प्रेरणा स्रोत कौन रहे हैं, और आप किन किन पदों पर रहते हुए अपने कार्यकाल में उपलब्धियां क्या रही है, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। सर बिजनेस के साथ साथ मेरे फादर भी समाज से, यहाँ के लोकल समाज से जुड़े हुए भी थे, और हालांकि वो उस टाइम पे ऐसा पोस्ट या पद का कोई प्रोविजन भी नहीं था, और हमने कोशिश भी नहीं की वहाँ जाने की। लोकल यहाँ की जो पंचायत वगैरह है या मंदिर भी हैं, लेकिन बहुत ज्यादा ठीक है, डोनेशन लेने तक वो ठीक थे, और डोनेशन लेने आते हम दे देते थे, लेकिन पद पे कभी उन्होंने हमें रखा भी नहीं। 2011 में ये जो हमारे उदयपुर विश्वकर्मा जहांगीर विकास संस्था जो 97 से चल रही है, उसके संस्थापक अध्यक्ष में मेरे फादर थे। इनिशियल स्टार्ट करी संस्था को 1997 में, तो फर्स्ट अध्यक्ष मेरे फादर रहे, 1 साल तक वो रहे हैं। और हालांकि उस टाइम बिल्डिंग नहीं थी, और फिर उसके बाद दूसरे अध्यक्ष आए DN शर्मा साहब, वो करीब 13-14 साल तक अध्यक्ष रहे। और उसी कार्यकाल में मेरा ब्रदर है जानकीलाल, वो उस कार्यकारिणी में भी उनके साथ जुड़ा हुआ था, और पैसा इकट्ठा करने में हम सभी आगे थे। इवन 2 बार हमने लॉटरी सिस्टम से भी पैसा कलेक्ट किया यहाँ की जनता से, और पैसा इकट्ठा करके और जमीन खरीदी UIT से, जो करीब 20,000 स्क्वायर फीट जमीन है। उसके बाद उस पर बिल्डिंग का काम, कंस्ट्रक्शन काम चालू हुआ। 2008-9 आते आते पैसा एग्जॉस्ट हो चुका था, पैसा ज्यादा आया नहीं बाद में, तो अधूरा रह गया कंस्ट्रक्शन वो। उसके बाद फिर 2011 में वापस से चुनाव हुए, उस टाइम फिर मैं अध्यक्ष इलेक्ट हुआ, और 2011 के बाद फिर हमने वापस टेकअप किया कि बिल्डिंग अधूरी पड़ी है, इसको पूरी तो करें, नहीं तो ये काम किसी के आने वाले नहीं है। सही बात, बिना कुछ भी नहीं था, खाली ढांचा खड़ा था वो। तो 2011 से लेकर 12 तक तो प्रिपरेशन करते रहे भाई, कैसे लाना पैसा, लोगों कैसे रुझान। तो हमने पूरा एक पेम्पलेट बनवाया, बिल्डिंग का प्रेजेंट फोटो डाला, उसमें ये हालत है अभी, और प्रपोज फोटो भी बना के डाला कि इस तरह से बन जाएगी बिल्डिंग। तो वो हमारे अपने समाज के ही आर्किटेक्ट है, डेवलपमेंट उन्होंने बनाई थी पूरी, AR वशिष्ठ साहब थे वो, और उन्हीं की गाइडेंस में वो टेम्पलेट बना। और फिर हम बाजार में निकले, लोगों को अप्रोच किया, और करीब 3 साल में मेरे ख्याल से हम 60 से 70 लाख रुपए हमने इकट्ठा किया डोनेशन के रूप में। इवन बॉम्बे जाके भी लाए, मेरे जितने भी बिजनेस रिलेशन थे उनको टच करके उनसे भी हमने लिया पैसा, क्योंकि लोग बात बोलते थे यार बिजनेस वाले क्यों छेड़ते हो आप,
बिजनेस वाला फिर आपका फायदा उठाएगा, आपसे पैसा ले लेगा माल मटेरियल में, मेरे को लेगा तो लेगा यार, समाज में तो कुछ देगा हमारे को। सही बात है। तो मेरी थिंकिंग वो थी, जबकि डीएन शर्मा साहब जो उस टाइम मैंने उनको बोला था 2008 में, मुझे पैसा नहीं है आपके तो आपके तो इतना बिजनेस कनेक्शन है, बड़ा है इंडस्ट्रीज आपकी, जी। आप भी लोगों से टच करके ला सकते हो। बोले नहीं ये तो उल्टा हो जाएगा, लोग बाग हमारे को प्रोडक्ट लोड कर देंगे पैसा सारा, ये थिंकिंग थी उनकी। जी। जबकि हो सकता है ऐसा होता होगा, लेकिन मैंने ऐसा नहीं सोचा। हमने अप्रोच करके पैसा लाया लोगों से, भले उन्होंने हमारे ज्यादा लगाया कम लगाया वो वो अलग मैटर मैटर है, इट इज मैटर, समाज का काम था, मुझे करना था वो। जी। तो 9 साल तक 2020 तक मैं अध्यक्ष रहा हूँ। उसके बाद भी 2 साल और निकल गए क्योंकि कोरोना काल में चुनाव नहीं हुआ, तो वो कंटिन्यू रही हमारी। तो 9 साल के अंदर हमने इतना पैसा इकट्ठा करके पूरी बिल्डिंग तैयार हो गई, सारे कमरे फर्निश हो गए, कलर हो गए, रेडी हो गए, बिल्कुल, और बिल्डिंग यूज करने लायक हो गई वो। बहुत बढ़िया। तो उसके बाद फिर ये सिलसिला चलता रहा, आज भी बिल्डिंग सबके काम आ रही है समाज के। बहुत बढ़िया सर। ठीक है सर। सर परिवार के बारे में थोड़ा बताएं आप। मेरी शादी वैसे तो बॉम्बे रहते थे मेरे ससुराल वाले, लेकिन वो ओरिजिनली चूड़ी अजीतगढ़ जो कि मुकदगढ़ नवलगढ़ के पास में है, शेखावाटी में, वहाँ के रहने वाले हैं। और हम खुद भी सीकर के रहने वाले हैं ओरिजिनली। तो बीइंग उदयपुर रहते हुए मेरी सगाई बॉम्बे हुई थी, तो हमारे लिए बहुत चार्म का विषय था कि बॉम्बे से कनेक्ट हो रहे हैं बड़े सिटी से, क्योंकि कभी जिंदगी में बॉम्बे देखी नहीं थी उस टाइम तक। तो पहली बार मौका मिला जाने का, रहने का, जाने का, देखने का। और 75 में मेरी शादी हुई और उस परिवार से हम जुड़े। और उसके बाद फिर धीरे धीरे मेरे क्या बोलते हैं, मेरे दूसरे ब्रदर्स है, उनकी भी शादियां कहीं भी बॉम्बे ही हुई है। मतलब ऐसा आज की तारीख 5 जनों का हमारा ससुराल बॉम्बे में है। तो अच्छी तरह से जुड़े रहे वो। हालांकि सब शेखावाटी के लोग हैं सारे, वो वहाँ के लोकल नहीं है। और मैं पढ़ाई के बारे में बोलूँ थोड़ा बच्चों का है? पढ़ाई तो आपने शुरू में नहीं बताई क्या? पढ़ाई का तो बताया, सब बताया था। 10th तक बताया। तो शादी होने के बाद मैं उसी टाइम मैंने अपने वर्कशॉप को ज्वाइन किया फादर के साथ में। और वो पीरियड मेरा लर्निंग पीरियड चल रहा था, कि मैं भी सीख रहा था, क्योंकि पढ़ाई करते करते तो चलो थोड़ा बहुत सीखा ही था, लेकिन फुल फ्लैट फिर फैक्ट्री में जुड़ गया उनके साथ में। और फिर इसके बाद 1977 में मेरे पहला लड़का जन्म लिया, कुलदीप शर्मा उसका नाम है। उसके बाद मेरी बेटी जया शर्मा, उसका जन्म हुआ। और थर्ड बच्चा मेरा कीर्ति शर्मा, उसका जन्म हुआ 81 में। तो लगभग 6 साल में तीनों बच्चे जन्म ले लिए थे। तो उनकी पढ़ाई लिखाई यही लोकल उदयपुर लेवल पे हुई। और सभी ग्रेजुएट है तीनों बच्चे मेरे। तीनों ने बीकॉम सब्जेक्ट लिया। हालांकि हम सब चाहते थे वो इंजीनियर बने हमारे अंदर, लेकिन नहीं बैठ पाया, क्योंकि ठीक है पढ़ाई का, मैं भी इतना बोलते हैं पढ़ाकू नहीं था पढ़ाई में। ठीक है, एवरेज सेकंड डिवीजन में मेरे नंबर आते थे। तो डीएनए के हिसाब से तो वो भी इतना आगे नहीं बढ़ पाएंगे, तो वो भी उन्होंने बीकॉम लिया और पास हो गए सब अपने अपने। बाद में उनकी शादियां हुई 2000 में 2000 में बड़े लड़के की शादी हुई जनवरी में। और नवंबर में फिर मेरी बेटी की शादी करी। उसका ससुराल वहाँ पर है फलोदी। तो वो लोग रहते हैं रायपुर छत्तीसगढ़ में, उनका वहाँ बिजनेस है, वहाँ रहते हैं काफी सालों से। और बड़े लड़के की जो शादी वो सुजानगढ़ में हुई, वो भी अब जयपुर रहते हैं वो फैमिली भी। और थर्ड मेड़ता शादी हुई उसकी कीर्ति शर्मा की। तो वो लोग भी ऑलमोस्ट बिजनेस से जाते हैं, बिजनेस को ही करते हैं वो। ऐसे करके तीनों की शादियां हो गई, सब उनके बाल बच्चे हो गए। आज की तारीख में तो मेरे को सारी उपाधियां जो मिलनी चाहिए सब मिल गई। दादा भी बन गया, नाना भी बन गया मैं। तो इस जन्म की तो उपाधि ऑलमोस्ट सब मिल चुकी है। अभी परदादा बनना तो बहुत बड़ी बात है, बनना भी तो बहुत दूर की विषय होएगा, वो ईश्वर चाहेगा तो। बहुत बढ़िया सर। सर अंत में समाज के युवाओं के नाम आप क्या संदेश देना चाहेंगे? युवाओं का संदेश ओके सर, मैं जब से इस संस्था जुड़ा हूँ, मैंने ये नोटिस किया था कि बुजुर्ग लोग जो है, या जो बिजनेस वाले हैं या नौकरी वाले हैं, वो लोग तो फिर भी संस्था जुड़े हैं।
बट युवाओं का रुझान अभी भी सामाजिक काम में बहुत कम है। जी उनको खाली इतना है कि उनको कोई घेर के ले जाए किसी रैली में तो चले जाएंगे वो, बट अपने लेवल पे वो काम अभी भी उनका इंटरेस्ट बहुत कम है। क्योंकि अभी नई पीढ़ी जो आई है वो तो सब मोबाइल वाली इंडस्ट्री में घुसी हुई है, सब मोबाइल की तरफ ज्यादा ध्यान देते हैं। जी तो सामाजिक रुझान बहुत अभी भी कम ही है। तो मेरा संदेश तो यही है कि देखो आगे पीछे जाके अपने को समाज के साथ तो जुड़ा हुआ रहना ही पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा कि अपन समाज से आउट हो जाएंगे धीरे धीरे और लोगों को अपनी पहचान खत्म हो जाएगी समाज के अंदर। सही तो कुल मिला के युवाओं को तो आगे आना ही चाहिए कि ताकि इस परिपाटी को वो आगे तो बढ़ावे, कम से कम जी। जो धरोहर हमको मिली हुई है उसको हम आगे बढ़ावे, तो डेफिनेटली आगे इसको ले जाके अपन किसी मुकाम तक पहुंचाएंगे जी। तो एक अच्छा मैसेज जाएगा समाज को और दूसरे समाज में भी जाएगा। बंधुओं, आज हमने समाज हित में काफ़ी अहम बातें जानी, जिनके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले सप्ताह किसी नई हस्ती के साथ, तब तक आप देखते रहें विश्वकर्मा टुडे न्यूज़।